वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमने जो भी चीजें अभी तक पढ़ी हैं, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या ऑर्गन्स वहाँ इन्वॉल्व होते हैं, वैसे ही हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर ली है। और इसी के साथ साथ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, oogenesis क्या होता है, ये दोनों चीजें हमने जान ली। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद बनता है स्पर्म और oogenesis के बाद बनता है एग यानी ओवम। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे ये दिखते हैं, कैसे ये काम करते हैं, ठीक है। आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, पार्चुरेशन का क्या प्रोसेस है, इसी के साथ जो क्या ये इम्प्लांटेशन का नाम आपने सुना होगा, ये क्या होता है। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हमें कवर करनी है। और इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। क्या होता है स्पर्म का स्ट्रक्चर। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि क्या क्या चीजें वहां प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले टेल वहां होगी, उसके बाद मिडिल पीस वहां होता है, एंड देन तीसरी चीज जो होगी दैट विल बी हेड। ठीक है, ये तो हो गई मेन बात ऊपर ऊपर से कि कैसा वो दिखाई देता है। अब मैं अगर इनके अंदर है ना इनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करूं तो पहले मैं हेड पे बात करती हूँ। हेड के पास, हेड का जो टर्मिनल एंड होगा वहां पर प्रेजेंट होता है एक्रोसोम। आपने नाम सुना होगा एक्रोसोम, जहां पर होते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम। ऐसे नहीं है कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होंगे तो उसी के तरह से वहां होते नहीं भैया, अलग प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। इनका काम क्या होगा मैं बताऊंगी आगे क्या काम। ठीक है, ये जो मिडल पीस होता है यहाँ पर प्रेजेंट होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एज यू ऑल नो पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एक सेल ही तो है ना, स्पर्म एक सेल ही तो है। ये आप कह सकते हैं मॉडिफाइड गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, मॉडिफाइड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, मॉडिफाइड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर क्या करेगा, इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो स्विम कर सके। उसी के साथ ये टेल क्या काम करेगी, ये मदद करती है स्विमिंग। ठीक है, तो ये है आपका क्या क्या चीजें ऊपर ऊपर से। ठीक है, ये सब ऊपर ऊपर से होगा। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, क्या क्या होगा। देखिए स्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। नेक का कोई काम नहीं है, नेक कोई काम नहीं करती है तो हम उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। बस इतना याद रखिएगा कि प्रेजेंट होती है, बात खत्म। यहाँ पर ये जो स्पर्म होता है ये चारों ओर से कवर्ड होगा थ्रू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि भैया एनिमल सेल है ना, एनिमल सेल है। और आप सभी लोग जानते हैं कि एनिमल सेल की आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, प्लांट सेल की आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल कहलाती है। इसी के साथ हेड में क्या होगा, इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जहां पर क्या भरा हुआ होगा एक्रोसोम। ठीक है, जिसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। देन दिस एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। क्या काम करते हैं ये, क्या काम करते हैं एक्रोसोम। देखिए ओवम का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें एक नाम आता है कोरोना रेडिएटा, दूसरा आएगा आपका जोना पेल्यूसिडा। तो इन दोनों लेयर को डाइजेस्ट करने का काम करती हैं। टू डाइजेस्ट कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा एज वेल एज आपकी जो जोना पेल्यूसिडा होती है, जोना पेल्यूसिडा, इन दोनों लेयर के डाइजेशन के लिए वहां पर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मिडल पीस में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा which produce energy for the movement of tail that facilitates sperm motility essential for fertilization। ठीक है, तो ये जरूरी है। अब कुछ और बात कर लेते हैं कि ह्यूमन में एक कोइटस के टाइम पर इजैक्यूलेट कितने स्पर्म होते हैं, अराउंड 200 टू 300 मिलियन। 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैक्यूलेट होते हैं थ्रू वन कोइटस। ठीक है, जिसमें से अराउंड 60% स्पर्म की जो शेप होती है, जो साइज होता है, वो दैट मस्ट बी नॉर्मल। ठीक है, अब उन 60% में से 40%, 40% की जो मोटिलिटी होती है वो विग्रस होनी चाहिए। विग्रस यानी कि बहुत ज्यादा फास्ट। तो क्या क्या चीजें हमने पढ़ी
कि एक कोइटस के टाइम पर 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म है वो इजैकुलेट होंगे। दूसरी चीज क्या थी, उनमें से अराउंड 60% स्पर्म की नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, और उन 60% में से अराउंड 40% का जो मोटिलिटी रेट होता है वो काफी हाई होना चाहिए, यानी विग्रस मोटिलिटी रेट होना चाहिए। तो ये जरूरी है, ठीक है। चलिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये देख पा रहे हो आप, दिस इज हेड, है ना, ये है हेड रीजन, ये वाला पोर्शन होगा नेक रीजन, दिस इज हेड, लिखा हुआ भी मेरा हेड, दिस इज नेक, उसके बाद मिडल पीस एंड देन टेल। हेड में क्या है, एक्रोसोम, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर, कैप लाइक स्ट्रक्चर which is called acrosome, ठीक है। पीछे आते हैं थोड़ा सा, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मत भूलिएगा, यहां से शुरुआत होती है, यहां तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब जगह प्रेजेंट होगा। उसके बाद मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होगा एंड देन टेल, ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओवम के स्ट्रक्चर, ठीक है। सर्कुलर होता है, एग की तरह ही होता है। चलो, the ovum is one of the largest cell that measures approximately around 120 micrometer in diameter, ठीक है। एक सबसे बड़ी सेल में से एक है आपका ये ओवम, जिसका जो डायमीटर होता है 120 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। ये फिक्स वैल्यू नहीं होती है, दिस इज अप्रोक्स। The ovum has a large centrally located nucleus which is covered by, वहां पर भी न्यूक्लियस, देखिए भैया सेल है ना, हर जगह हो, अब चाहे वो स्पर्म हो चाहे वो ओवम हो, दोनों एक तरह की सेल है, एनिमल सेल है। न्यूक्लियस वहां भी होगा, यहाँ भी होगा। यहाँ पर न्यूक्लियस का जो साइज है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म से हर तरफ से कवर्ड होगा। दूसरी सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होंगी यहाँ पर। इसी के साथ दिस oocyte, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस आर टर्म्ड जर्मिनल वेसिकल एंड जर्मिनल डिस्क रिस्पेक्टिवली। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि oocyte के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो आप भूलिएगा नहीं, जर्मिनल वेसिकल कहलाता है। न्यूक्लियोलस क्या कहलाएगा वहां पर, जर्मिनल डिस्क कहलाती है। व्हाट इज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर वाला न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज नॉर्मल न्यूक्लियस, इसके अंदर एक चीज प्रेजेंट होती है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जहां पर डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। इसके बाद इट हैज लेस अमाउंट ऑफ यॉर्क, और इसी वजह से ह्यूमन को एलेसिथल कहा जाता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी यानी फीमेल ह्यूमन को एलेसिथल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके एग के पास कम यॉर्क होता है। यॉर्क समझते हैं, वो येलोइश वाला रीजन। दिस ooplast is enclosed by a peripheral layer जिसको cortex कहा जाएगा, which has many microvilli, finger like projections। इसके बाद these microvilli are tubular projection, ये tubular projection finger like projection है of the plasma lemma that aids in the transportation of substances in and out of ovum, है ना। चीजों का अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आदान प्रदान किसके थ्रू होगा, इन माइक्रोविलाई के थ्रू ही होता है। ह्यूमन ओवम इज टिपिकली कवर्ड बाय 3 लेयर, कौन कौन सी लेयर होगी, इनर वाली व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन होती है, मिडल वाली जोना पेलुसिडा होती है, बाहर वाली कोरोना रेडिएटा होती है। ये एक बार हम मान सकते हैं कि ये डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन ये जो जोना पेलुसिडा है ये वहां चौकीदारी का काम करता है, ठीक है। कौन सा स्पर्म अंदर आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, किसको बाहर रोकना है, किसको अंदर लेना है, ये सारी चीजें किसके हाथ में होती है, जोना पेलुसिडा के। तो आप लिख सकते हैं इट कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, है ना। हम ये बोल सकते हैं कि जोना पेलुसिडा इट इज दैट लेयर व्हिच कंट्रोल द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। चल, दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ये देख पा रहे हो, दिस इज द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। बीच में क्या है, न्यूक्लियस, उसके बीच में न्यूक्लियोलस, ठीक है। देन बाहर वाली लेयर व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन होगी, बीच वाली कौन सी होगी, जोना पेलुसिडा, एंड देन ये बाहर वाली जो सर्कुलर है, दीज आर कोरोना रेडिएटा, ठीक है। चलो, तो ये होती है बस, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है। इसके बाद ये, उसके बाद डिवाइड होगा, एक डी जनरेट हो जाएगा, दूसरा सेकेंड oocyte बना देगा, बस ये तो होता है। इसके अलावा और क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं। चलिए, अब हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली, हमने ये देख लिया कि वो बनते कैसे, हमने ये देख लिया कि वो दिखते कैसे हैं। अब बात करते हैं कि इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, जिसपे बेस्ड ये चैप्टर है कि गैमेट का फर्टिलाइजेशन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो ये होता कैसे,
फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे। देखिए सिंपल सी बात है ना। इजैकुलेशन के टाइम पर जो स्पर्म है वो वेजाइना में एंटर करता है। वेजाइना उसको कहाँ पहुंचाता है, सर्विक्स। सर्विक्स से कहाँ जाएगा, यूट्रस। ध्यान में रखिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम मैंने आपको समझाया था। यूट्रस में जाने के बाद किसके थ्रू, आपके जो फंडस होता है, फंडस के थ्रू फिर कहाँ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में कहाँ पर, एम्पिलरी रीजन। स्पर्म आ गया है, अब ओवम कहाँ बनेगा, ओवरी में। फिम्बरी वहां होती है, उसको कलेक्ट करेगी इनफंडिबुलम, देन एम्पिलम, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यही तो होता है। चलिए, फर्टिलाइजेशन इज अ नेचुरल लाइफ प्रोसेस जिसके अंदर डिफरेंट टू डिफरेंट गैमेट फ्यूज होते हैं। ठीक है, फ्यूज होते हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन which is carried out by the fusion of both male and female gamete। और क्योंकि ये आप लोग जान रहे होंगे क्योंकि अलग अलग चीजें प्रेजेंट होती है, तो दिस नॉन एज डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म ना, मेल के पास अलग होता है, फीमेल के पास अलग होता है, और इसीलिए ह्यूमन बॉडी को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहा जाता है, which results in the formation of a zygote। During this process, semen comprising thousands of sperm are inseminated into the female vagina। कहाँ जाएगा, vagina में during coitus। उसके बाद these sperm move towards the uterus। उसके बाद कहाँ जाएंगे, आपके fallopian tube के पास। ठीक है, fallopian tube में सिर्फ कुछ ही पहुंच पाते हैं, जहां पर मैं बता रही हूँ एम्पिलरी रीजन में सिर्फ कुछ स्पर्म ही पहुंच पाते हैं, जिसकी मोटिलिटी हाई होगी, विग्रेस होती है, जिसके नॉर्मल शेप एंड साइज होता है, सिर्फ वही पहुंच पाते हैं मात्र, बाकी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। उसके बाद द सेकेंडरी oocyte वेट कर रहा होगा रिलीज फ्रॉम द मैच्योर्ड ग्राफिकल फॉलिकल ऑफ द ओवरी एंड एंटर्स इनटू द fallopian tube थ्रू फिम्बरी। ये मत भूलिएगा कि फिम्बरी के थ्रू ही वो जाएगा, अगर वहां फिम्बरी नहीं है तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, फिम्बरी जब तक उसको कलेक्ट नहीं करेगी, वहां से नहीं उठाएगी, तो आगे कैसे पहुंचाएगा। ठीक है, तो उसको उठाना जरूरी है, उसके बाद वो आगे उसको ट्रांसपोर्ट करेगा एंड देन दैट विल रीच टू एम्ब्रियो। ठीक है, एंटर्स इनटू द fallopian tube where it is fertilized within 24 hours। ये चीज भी याद रखिएगा कि ये जो ओवम है वो 24 घंटे तक वेट करता है, अगर स्पर्म आया तो फर्टिलाइज हो जाएगा, अदरवाइज वो शेड हो जाता है ना। क्या होगा, फिर मेंसेस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है क्या, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है। चलिए, तो ये है कैसे दिखाया गया है। दिस इज बीच वाला रीजन दैट इज साइटोप्लाज्म, वाइड लाइन मेम्ब्रेन, जोना पेल्यूसिडा, और यही जोना पेल्यूसिडा वही है ये। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा दीज आर कोरोना रेडिएटा। ये स्पर्म में कुछ ही पहुंच पाते हैं, जोना पेल्यूसिडा के अंदर वही जा पाएंगे जो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। ठीक है, उसके अलावा और कोई नहीं जाएगा। तो ये होता है, इस तरीके से दिखाई देता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। चलिए, इसके बाद बात करते हैं सबसे मेन चीज की इस टॉपिक में, इस चैप्टर में मैं कहूंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होती है बॉडी के अंदर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो ओवम बॉडी से बाहर आ जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। ये जो आपका हीमोरेट्स होता है, आपने सुना होगा इसका नाम, एंडोमेट्रियम लाइन। एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो हमने पढ़ी थी यूट्रस के अंदर, अंदर वाली लाइनिंग होती है सबसे। मैंने कहा था कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो ब्लड के फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाती है थ्रू वेजाइना। ठीक है, चलिए, इन अ लाइफ साइकिल अ वुमेन्स बॉडी इज वल्नरेबल टू अ वैरायटी ऑफ चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आप समझिए कि पूरी लाइफ चेंजेस चलते ही रहते हैं एक वुमेन की बॉडी। ठीक है, the cycle of these changes occur in women every month positively for pregnancy is called the menstrual cycle या फिर menses। ठीक है, तो आप ये चीज समझिएगा कि अगर किसी फीमेल के अंदर मेंसेस नहीं होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, तो ये ऐसे साइन भी माने जाते हैं कि प्रेगनेंसी वहां नहीं होगी। When an ovum is unfertilized, the uterus lining sheds। जैसे ही ओवम फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, वैसे ही ये लाइनिंग शेड करना स्टार्ट कर देती है। कौन सी लाइनिंग, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, जो कि सबसे इनर लाइनिंग पाई जाती है यूट्रस के अंदर फीमेल की बॉडी में। ठीक है, और ये यही कंडीशन हीमोरेज कहलाती है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। हीमोरेज का मतलब समझ रहे हैं, हीमो मतलब ब्लड, और इसका मतलब होता है बॉडी से बाहर आना, बाहर
ठीक है। इन अ गर्ल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 10 टू 15 और ये जो इनिशिएशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का दैट कंडीशन इज नोन एज मेनार्क और जो टर्मिनेशन पीरियड होता है दैट कंडीशन इज नोन एज मेनोपॉज। ये कब होगा? ये होता है अराउंड 50 साल की उम्र में और ये कब होगा? 10 से 15 साल में, 10 टू 15 यानी जब प्यूबर्टी का टाइम आता है, प्यूबर्टी का टाइम आता है उस टाइम पर ये स्टार्ट होता है। The ending of menstruation is known as the menopause which takes place at the age ranges of 50 उसके आसपास 49 भी हो सकता है, वो 51 52 भी हो सकता है, तो ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। चलिए इसके बाद बात करते हैं इम्प्लांटेशन की। फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा? इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या होता है? मोरुला का बनना, ब्लास्टोसिस्ट का बनना, ब्लास्टोमियर का बनना, उसके बाद ये कहाँ चले जाएंगे? यूट्रस के अंदर, वहां पर दो लाइन में वो डिवाइडेड हो जाएंगे। बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट बना लेती है जो कि चिपक जाती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग से और दूसरी इनर सेल मास जो कि एम्ब्रियो बनाता है, जो फीटस बनता है। ठीक है, चल मोरिला इज द स्टेज विद 8 टू 16 ब्लास्टोमियर। 8 से 16 ब्लास्टोमियर की स्टेज को हम क्या बोलते हैं? मोरिला। यही आगे डिफरेंशिएट होगी और क्या बना लेगी? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट इज द फॉर्म ड्यू टू द कंटीन्यूअस डिवीजन आफ्टर द मोरिला स्टेज। तो आपको याद रखना है 8 टू 16 मोरिला, 16 to 32 that will be your blastocyst। ये क्या है? ब्लास्टोमियर, सेम ब्लास्टोमियर। ठीक है, अब ये जो स्टेज होती है बस इसी का हमें इंतजार होगा। अब ये बनने के बाद कहाँ चली जाएंगी? ये एट दिस स्टेज ब्लास्टोमियर गेट अरेंज्ड इन द आउटर लेयर जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोला जाता है, इनर लेयर जो कि इनर सेल मास बनाती है ना। इसको हम खुद से लिखकर समझ लेते हैं कि किस तरीके से, डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए ये है मोरुला फॉर एग्जाम्पल, मोरुला के बाद क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट, है ना। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये दो लेयर में डिवाइड हो जाएगा। मैं एक ही इसको बना रही हूँ, दो लेयर में डिवाइड हो जाएगा। बाहर वाली लेयर कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट, अंदर वाली कहलाती है इनर सेल मास, इनर सेल मास। ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होगी ये अटैच हो जाएगी थ्रू एंडोमेट्रियम, अटैच विद एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब ये जो इनर सेल मास है इसमें होगा डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन होने के बाद यही बन जाता है फीटस। ठीक है, तो ये होता है इम्प्लांटेशन का प्रोसेस। ये जो कंडीशन है जहां पर ट्रोफोब्लास्ट इम्प्लांट हो रहा होगा एंडोमेट्रियम के साथ, दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। चलिए पढ़ते हैं, बात करते हैं इसी के बारे में। ट्रोफोब्लास्ट गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस और जबकि जो इनर सेल मास होता है वो डिफरेंशिएट हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, द ट्रोफोब्लास्ट गेट एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम एज द डिवाइडिंग यूट्राइन सेल्स कंप्लीटली कवर इट। और इतने अच्छे से एम्बेडेड हो जाती है कि देखकर कोई बता ही नहीं पाएगा ट्रोफोब्लास्ट अलग है, एंडोमेट्रियम अलग है। पूरी तरीके से उसमें एम्बेडेड हो जाती है, धस जाती है। ठीक है, और अंदर वाला तो क्या होगा? इनर सेल मास जो कि फीटस बना लेता है और यही प्रोसेस हम इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, क्या क्या फेजेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर? तो बेसिकली 3 फेजेस वहां पर आते हैं। ठीक है, एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला होगा मेंस्ट्रुअल फेज। शुरू के दिन में यानी पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज चलता है। इसमें क्या होगा? जो यूट्राइन लाइनिंग है विच इज प्रिपेयर्ड फॉर इम्प्लांटेशन, जो इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हुई थी जिसमें पूरा महीना लगा है ना, अब वो शेड होना स्टार्ट कर देती है। डे 1 टू डे 5 डे चलता है। मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है फॉलिकुलर फेज जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। ये प्रोलिफरेटिव फेज क्या होता है? किसी भी चीज का फॉर्मेशन होना, किसी नई चीज का बनना, दैट इज प्रोलिफरेशन। और इसीलिए हमने यहाँ पर प्रोलिफरेटिव फेज इसको कह दिया। फॉलिकल्स यहाँ पर बनते हैं। क्यों बनेंगे? क्या नाम होगा उनका? ग्राफियन फॉलिकल। क्यों बनेंगे? क्योंकि वहीं से तो ओव्यूलेशन होना होगा, है ना। ओवम यहीं से तो सिक्रीट होगा।
इसके बाद एंडोमेट्रियम ऑल्सो स्टार्ट्स प्रोलिफरेटिंग, यानी कि जो एंडोमेट्रियम लाइन है दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है। एक बार की साइकिल यहाँ एंड हो गई, दूसरी साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगी, प्रोलिफरेटिव फेज। इसके बाद द यूट्रस स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर द अनदर प्रेगनेंसी, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं ओव्यूलेटरी फेज की। ये क्या होगा, जब 14th डे पर ओव्यूलेशन हो जाएगा। 14th डे पर जब ओव्यूलेशन हो जाता है, that is known as ovulatory phase. Which cycle phase? This is phase in which ovulation takes place, that is day 14 to 17. इसके बाद end of follicular phase is along with the ovulation phase defines the fertilization period. ठीक है, यही होता है fertilization। अगर यहाँ हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट इज योर ल्यूटियल फेज। इसमें क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाएगा, डीजेनरेशन ऑफ ओवम वहां से स्टार्ट हो जाता है। It is the post-ovulatory phase where the fate of the corpus luteum is decided कि इसको बनना है या फिर नहीं बनना है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी शुरू हो जाएगी। इफ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये एक नई साइकिल को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये चलता रहता है बॉडी के अंदर। और ये जो मैंने आपको बताया है अभी तक, ये पूरा एक महीने का, ठीक है, 28 दिन की साइकिल मैंने आपको ये बता दी। एक डायग्राम से इसको समझते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। जब कौन से हार्मोन कब कितने रहेंगे, एक चीज याद रखिएगा, जब ओव्यूलेटरी फेज होता है तब सारे हार्मोन, सारे जितने भी हैं एक्सेप्ट योर प्रोजेस्टेरोन, सारे हार्मोन अपने पीक लेवल पर, ये याद हो गया। इसके बाद सब नीचे चले जाएंगे, लेकिन एक हार्मोन ऐसा होगा जो सबसे हाई होता है, दैट विल बी योर प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि भैया दैट इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। अगर ये हाई है तो मेंसेस नहीं होंगे, ठीक है, प्रेगनेंसी हार्मोन। इसके बाद ओवेरियन साइकिल की वही चीज है, यहाँ धीरे धीरे एथिका बना, देन एंट्रा बना, उसके बाद ओव्यूलेशन हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, एंड देन लास्ट इज कॉर्पस and begins। ठीक है, ये होता है प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, पार्चुरेशन। इसके बाद ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा आपका। बात करते हैं पार्चुरेशन के बारे में। चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को पार्चुरेशन कहा जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज नोन एज पार्चुरेशन। ठीक है, इसके बाद द पार्चुरेशन इज इनिशिएटेड बाय द न्यूरोएंडोक्राइन ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि वहां से सिक्रीट होगा ऑक्सीटोसिन। तो क्या करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स व्हेन द फीटस इज फाइनली डेवलप्ड। एक न्यूरल रिफ्लेक्स कहां से जाएगा, पहला प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा क्या है पता है आपको, बताया है मैंने कि प्लेसेंटा क्या होता है, एक बैरियर होता है फीटस और मदर के बीच का। उसी के साथ जो फुली डेवलप फीटस है, उनसे, उन दोनों चीजों से एक रिफ्लेक्स जाता है आपके ब्रेन के पास। वो कहता है कि आपको ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करना है, और तभी हो जाता है चाइल्ड। दिस इज फॉलोड बाय द सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। Contraction becomes stronger and stronger as more oxytocin is secreted, resulting in childbirth। यही हमें पढ़ना होता है। After the infant, the placenta is also delivered। ये जो प्लेसेंटा होता है, कभी कभी इसको स्टोर भी करके रखा, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका पार्चुरेशन। तो चलिए ये चैप्टर हमारा हो गया है खत्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आई होप जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में विद आवर न्यू चैप्टर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।